हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चंस इससे पेपर में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर एनालिसिस करेंगे तो ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जब इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन न पूछे गए हों। मतलब ये चैप्टर अदर चैप्टर के कंपैरिजन में हम कहें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी सीक्वेंस समझ में आ गया कि किस तरह से हमें इसका कॉन्सेप्ट बनाना है और आपने इसको पूरा डिटेल्ड वे में अच्छे से समझ लिया, सीख लिया और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होगा। और मैं सभी स्टूडेंट से यहाँ रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ उनको पूरा देखें और समझें कि उसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है। और जब मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, तो समय बचाने के लिए मैंने स्लाइड्स की हेल्प ली है। एक्चुअली स्लाइड अगर मैं नहीं बनाता हूँ और मैं आपको नॉर्मली डिस्कस करता हूँ तो 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, थोड़ा क्या मैं ये कहूँगा कि अगर 5 क्लासों में मैं बायोमॉलिक्यूल को कंप्लीट करने का सोचता हूँ तो अगर मैं आपको केवल विदाउट स्लाइड डिस्कस करूँगा तो कई सारे टॉपिक छूटने के बाद कई टॉपिक एक तो छूट जाएंगे और उसके बाद भी कम से कम 10 क्लासें हम लोगों की लग जाएंगी, तो ज़्यादा समय लगता है और वो आपके पास समय रहता नहीं है। तो मैंने कम समय में ज़्यादा चीज़ों को बताने की यहाँ कोशिश करी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्लाइड्स को देखा मत करें, केवल उसमें जो चीज़ें गिवन हैं वो आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। जितना आप लिखोगे उतना बढ़िया आपको चीज़ रहेगी याद और लंबे समय तक याद रहेगी। और आपको रिवाइज़ करने में दोबारा से वीडियोस को नहीं देखना होगा और कम समय में आप अपना रिवीजन भी कर पाओगे। तो बायोमॉलिक्यूल में मैंने बताया था कि कई तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं। उसमें पहला बायोमॉलिक्यूल्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि सबसे बड़ा बायोमॉलिक्यूल्स है, जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इन सबको मैंने अपनी पहली क्लास में डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद बताया था कि हमें जिस कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है उसमें डिटेल स्टडी करनी है ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की। ग्लूकोज फ्रक्टोज के बाद फिर लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इनकी स्टडी करनी है। देन फिर हम लोगों को स्टडी करनी है स्टार्च की, सेलुलोज की, ग्लाइकोजेंस की। इनकी स्टडीज़ हमें करनी है और तब जाकर के हमारा बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट होगा। बच्चों, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स में पूछा जाता है वो ग्लूकोज से पूछा जाता है। मैंने ग्लूकोज का फुल एंड फाइनल कंप्लीट आपको डिटेल के साथ आपको डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सीखते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के लिए आपको थोड़ा सा 2-3 चीज़ें पहले तो लर्न करनी होंगी। पहले तो फ्रक्टोज का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो भी क्या होता है, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है जो ग्लूकोज का होता है। बट यहाँ डिफरेंस क्या है कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। और इसमें भी 5 OH ग्रुप होते हैं, 6 कार्बन की चेन होती है। दैट मीन्स जो हमारा फ्रक्टोज है वो एक कीटोज शर्करा है जिसको हम बोलते हैं कीटो हेक्सोज। हेक्सोज क्यों बोला, क्योंकि इसमें 6 कार्बन रहते हैं, इसलिए हम फ्रक्टोज को कीटो हेक्सोज कहते हैं। और इसमें कीटोन ग्रुप रहता है, 6 कार्बन की चेन रहती है। और आगे चल करके हमें ये भी पता चलेगा कि जो कीटोन ग्रुप है वो 2 नंबर कार्बन पर पाया जाता है। सेकंड नंबर कार्बन पर कीटोन अगर रहेगा और 5 OH ग्रुप इसमें रहते हैं, तो फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर आपको याद रहनी चाहिए वो इस तरह से याद रहनी चाहिए। बच्चों, स्ट्रक्चर बेहतर होगा आप याद करते चले और स्ट्रक्चर्स की लिख लिख करके प्रैक्टिस करते चले। OH को जहाँ दिखाया है उसी दिशा में हमारा OH रहेगा, उसी दिशा में हमारा OH रहेगा। OH की पोजीशन चेंज मत करिएगा। देखो, ये OH, फिर ये वाले OH सेम डायरेक्शन में है। ये आपका क्या होगा, D को बोलते हैं D। चूंकि ये लीवो रोटेटरी होता है इसलिए माइनस आ गया, D माइनस फ्रक्टोज।
ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी केवल 3 बातें सिखाई हैं मैंने कि फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ग्लूकोज की तरह है, दैट मीन्स C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फ्रक्टोज में दूसरी बात मैंने आपको सिखाई कि ये कीटो हेक्सोज शर्करा है या कीटो हेक्सोज शुगर है या कीटो हेक्सोज टाइप का है, दैट मीन्स इसमें कीटो ग्रुप है जो कि कार्बन नंबर 2 पर पाया जाता है, और हेक्सोज का मतलब है कि इसमें 6 कार्बन है, और ओज का मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। बाद में देखा गया कि इसमें 5 OH हैं, 6 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पर कीटोन ग्रुप है, और OH की जो ओरिएंटेशन है वो कहाँ पर है वो मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम स्ट्रक्चरल इट वॉज फाउंड दैट द कंटेन C2 एंड C6। खैर ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, वही चीज़ लिखी हुई है। अब देखते हैं, ये हमारा फ्रक्टोज का फिशर स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया CH2OH, यहाँ 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप लगाना है, कीटोन, फिर लेफ्ट, फिर दोनों OH सेम साइड रहेंगे। ये वाला जो कार्बन है इसमें OH ग्रुप अगर राइट साइड में है, इसमें OH ग्रुप अगर राइट साइड में है, तो इससे निकल के आता है D। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D कॉन्फ़िगरेशन है। चूँकि ये माइनस मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, दैट मीन्स लीवो रोटेटरी है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, D- फ्रक्टोज। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है, ये आप याद रखिएगा। फ्रक्टोज के बाद फ्रक्टोज में ये जो D है ये क्या बताता है, ये बताता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को। माइनस क्या बताता है, लीवो रोटेटरी को, दैट मीन्स R को, L को, कि ये स्मॉल L को। और ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होगा, ठीक है, आप समझ रखना। अब जिस तरह से ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, फ्रक्टोज में भी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ग्लूकोज में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है उसमें 6 मेंबर्ड रिंग रहती है जिसको हम पायरन रिंग कहते हैं, इसलिए ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम पायरनोस स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर फ्रक्टोज के जब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखेंगे कि फ्रक्टोज में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 5 मेंबर्ड रिंग देखने के लिए मिलती है, और जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो कुछ इस तरह की रिंग है। इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं फ्यूरॉन, इसका नाम है फ्यूरॉन। तो जो हमारा फ्रक्टोज है उसका अगर 5 मेंबर्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे फ्यूरनोस स्ट्रक्चर। हॉवर्थ प्रोजेक्शन ये भी है बट उसको फ्यूरनोस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। किस तरह बनती है आप देख सकते हो, ये फ्रक्टोज है इसमें कीटो ग्रुप भी है, ये कीटो ग्रुप है जो कि 2 नंबर पर मौजूद है, और OH ग्रुप भी है। तो 5 नंबर कार्बन पर जो OH रहता है वो जाकर के कीटोन से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके ये इस तरह से 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। 2 स्ट्रक्चर्स में आप देखो कि जो OH और OH ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बट इसको हमने अल्फा बोला है क्योंकि यहाँ पर OH से कंपैरिजन नहीं होगा। हमारा जो कंपैरिजन है रिपल्शन का जो कंपैरिजन करेंगे वो हम CH2OH से करेंगे। यहाँ CH2OH और OH ग्रुप सेम साइड में है, हैवी रिपल्शन काम करेगा जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होगा, तो इसको बोलेंगे अल्फा D माइनस ग्लूकोज। और अगर अटैक होने से CH2OH और OH ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उसको बोलते हैं बीटा D फ्रक्टोज। इस तरह से आपको देखने हैं कि ये कहलाता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को जब हम 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। ये कहलाता है अल्फा D फ्रक्टोज, ये है बीटा D फ्रक्टोज, ये है इसका ओपन चेन, और ये सब इक्विलिब्रियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिखा है 2 साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज का ओपन चेन हुआ और साइक्लिक कंपाउंड हुआ, ये इक्विलिब्रियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देखें तो देखो ग्लूकोज के फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में कितने मेंबर्ड रिंग है, ये 1 कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। 4 तो कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, ये सीधा ऑक्सीजन है। तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के रिंग बनी हुई है जो कि आपको यहाँ दिख जाएगी। देखो
ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ये चार कार्बन, चार कार्बन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के जो रिंग बनी होती है, इस 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फ्यूरॉन। ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो फ्यूरॉन टाइप स्ट्रक्चर में बनता है, इसलिए हम लोग कहते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ होता है आप देख सकते हैं। ये अल्फा डी फ्रक्टोज का फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है, अल्फा डी फ्रक्टोज का फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन नंबर 2 से यहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 पर OH ग्रुप राइट साइड दैट मीन्स नीचे है, फिर लेफ्ट साइड दैट मीन्स ऊपर है, फिर राइट साइड दैट मीन्स नीचे है, फिर CH2OH ऊपर साइड रहेगा, इसको हम बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज फ्रक्टोफ्यूरेनोस। और अगर हम बीटा की बात करें तो CH2OH ग्रुप यहाँ नीचे है राइट साइड में होने की वजह से, फिर OH ग्रुप ऊपर है, फिर OH ग्रुप नीचे है, CH2OH ग्रुप ऊपर ही रहेगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसको बोलोगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। तो ये आपका फ्रक्टोज का फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है और यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर को हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लिखा है फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज नोन एज हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर है, ये अल्फा डी फ्रक्टोज का है और ये बीटा डी फ्रक्टोज का है। तो बच्चों आपको स्ट्रक्चर्स अगर आते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हो तो आपको आगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जल्दी जल्दी समझ में भी आएगा और आप फटाफट उसको पहचानने भी लगोगे कि कहाँ गलत है क्या सही है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो हम आपसे यही कहेंगे कि फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को आप बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। देखो मैं फटाफट आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करता हूँ और ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको पता रहे कि गलती कहाँ होती है आप पे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ये देखो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है CH2OH, ध्यान से देखना, CO C OH H C OH H C OH H एंड CH2OH। ये है आपका D माइनस फ्रक्टोज जो कि है ओपन चेन स्ट्रक्चर। जिसको अपन लोग फिशर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये OH का अटैक होगा कहां पर, इस कीटोन पर। OH का अटैक होगा इस कीटोन पर। ये जो कीटोन है इसमें जो CO है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या करेगा, साइक्लिक फॉर्म बनाएगा। साइक्लिक फॉर्म में क्या होगा उसको समझना, ये C इससे CH2OH लगा हुआ है और जो आने वाला H है वो O से लग जाएगा और बाकी के स्ट्रक्चर पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, बाकी का जैसा स्ट्रक्चर था वैसा रहेगा। बाकी के स्ट्रक्चर पे कोई चेंज नहीं है। ये ऑक्सीजन, या तो ये पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी में क्या देखा कि जो CH2OH ग्रुप है
जो CH2OH ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पर मान लीजिए, और ये जो कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप है, ये दोनों सेम साइड है, तो उसको बोलेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है। अब इससे पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि जो आने वाला H है वो इस तरह बैक साइड से अटैक कर देता, तो ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। COH CH2OH COH ये रहेगा। इसमें देखो जो कार्बन नंबर 2 पर CH2OH है और जो कार्बन नंबर 3 पर OH है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, रिपल्शन लेस लगेगा और इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। इसको अपन लोगों ने नाम दिया बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। क्लियर। अब देखो ये तो स्ट्रक्चर कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फिशर स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, ध्यान से देखना, अब हम इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने आपको क्या बताया, फ्यूरॉन रिंग बनाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो हमने क्या बनाया, ये फ्यूरॉन रिंग बना दी। ये तो सब बच्चे बना सकते हैं, ये फ्यूरॉन रिंग बन गई। अब ये कार्बन है, 2 वैलेंसी हो चुकी है, 2 2 बॉन्ड और बनेंगे, ये हमारा फ्यूरॉन टाइप स्ट्रक्चर हो गया। अब एक तरफ से चलो, ये कार्बन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। ये वाला कार्बन होता है कार्बन नंबर 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5, और फिर जो 1 नंबर कार्बन है वो यहाँ पर आएगा। देखो CH2OH राइट साइड में है, राइट साइड वाला नीचे की तरफ लिखते हैं, तो राइट साइड वाला हम नीचे की तरफ लिखेंगे, तो यहाँ हो गया CH2OH। फिर राइट साइड वाला H है, तो H नीचे होगा, OH ऊपर होगा, यहाँ OH होगा। ठीक है। इधर राइट साइड वाला फिर नीचे, और यहाँ जो छठवां कार्बन है ये हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो CH2OH हम ऊपर लिखेंगे और नीचे की तरफ आ जाएगा H। तो इसको हम बोलते हैं, चूंकि ये बीटा फॉर्म है इसलिए इसका नाम हो जाएगा, या रुक जाओ, पहले मैं इसके जैसा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ बगल में, तब नाम लिख दूंगा। अगर इसको स्ट्रक्चर बनाएं, तो देखो स्ट्रक्चर हमने इसका बनाया, पहले वही फ्यूरॉन रिंग बना ली, अब देखो OH राइट साइड में है, दैट मीन्स OH नीचे होगा, CH2OH ऊपर होगा। फिर H राइट साइड में है तो H नीचे होगा, OH ऊपर होगा। फिर OH राइट साइड में तो OH नीचे होगा, H ऊपर होगा, और लास्ट में CH2OH तो ऊपर ही रखते हैं और इधर हो जाएगा H। तो आप देखो इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर, देखो जो देखने वाली चीज़ है उसको ध्यान से समझना, देखने वाली चीज़ है उसको समझना ध्यान से, वो गलती होती है आपकी उसकी खूब। ये जो CH2OH है कार्बन नंबर 2 पर, और जो OH है वो कार्बन नंबर 3 पर, अगर ये सेम साइड में है तो उसको बोलेंगे अल्फा। और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप है और जो कार्बन नंबर 3 पर H ग्रुप है, ये अपोजिट साइड में है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा। अब चूंकि इस स्ट्रक्चर में हमारी फ्यूरॉन रिंग बनी हुई है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्यूरनोस स्ट्रक्चर, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्यूरनोस स्ट्रक्चर, और इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्यूरनोस। तो आपने
ये पूरा जो टॉपिक देखा, इसमें मैंने फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। आप ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकते हो, जिसको आप फिशर प्रोजेक्शन कह सकते हो। इस फिशर प्रोजेक्शन से आप इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, ये भी फिशर टाइप साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। और इसी को अगर आप फ्यूरन रिंग में कन्वर्ट करते हो तो फ्यूरनोस स्ट्रक्चर कहते हो, या इसी को बोलते हो आप हॉवर्थ स्ट्रक्चर। तो बच्चों, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको खटाखट दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और अगर फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको आगे दिक्कत होने वाली है। ठीक है। इसी तरह से मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बनाया था। देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया या भूल गए हैं तो वो 1 मिनट में रिकॉल करके देख सकते हैं। देखो, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या रहता है, CH2OH CO, सॉरी ग्लूकोज का बनाना है ना, मैं फ्रक्टोज का बनाने लगा। ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको क्या सिखाया था, CHO एल्डिहाइड रहता है, देन CHOH रहता है राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, देन राइट साइड में, और रहता है CH2OH। ये आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको बताया था ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, OH राइट साइड में है, इसको बोलेंगे D। चूंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटिव होता है तो D प्लस ग्लूकोज इसका नाम होता है। ठीक है। अब ये OH जो है, ये जो OH है, ये जो OH है, इसका होता है अटैक। इस तरह से अटैक होता है एल्डिहाइड पर। दिख नहीं रहा है पेन, मैं थोड़ा सा और बढ़िया पेन से यहाँ बना दे रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ, जो हमारा OH है उसका अटैक हुआ कहाँ पर, एल्डिहाइड पर। और अटैक होने से जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था, एक्चुअली वो था हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये देखो, इस तरह से एल्डिहाइड था ना, तो इस पर जो अटैक होता है वो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ से पॉसिबल होगा। तो टोटल 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। पहले स्ट्रक्चर में देखो, CH जहां है वहीं रहेगा, यहां हो जाएगा OH। और बाकी के स्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का स्ट्रक्चर जैसा था वैसा करो, COH H COH H COH H CH and CH2OH। अब स्ट्रक्चर में ये जो O ने बॉन्ड बनाया था, इस तरह का बॉन्ड बन गया था, इस तरह का। अब इस स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा था, इस स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पर, और जो कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप है, ये कहां पर है, सेम साइड में है। तो इसको अपन लोगों ने कहा था अल्फा D प्लस ग्लूकोज, इसका नाम दे दिया था अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अब अटैक जब होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर आपका बन जाए, C OH यहां आ जाए, H यहां आ जाए, बाकी के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, C OH H C H OH C OH H C H CH2OH। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप देख सकते हो कि जो कार्बन नंबर 1 पर जो OH ग्रुप है,
और कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप है वो ऑपोजिट है, रिपल्शन लेस लगेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको बोला था अपन ने बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बनाया था जिसको अपन लोगों ने कहा था साइकिल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को आप 6 मेंबर ड्रिंक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 6 मेंबर ड्रिंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको आप देख लो। इस तरह से 6 मेंबर ड्रिंक बनाते हैं। ये पायरन रिंग होती है। ये कार्बन नंबर 1 कहलाता है। दिस इज 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला जो CH2OH है वो तो ऊपर ही बना देते हैं। ऐसे यहां देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ तो CH2OH रहेगा। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। अब चेक करो कार्बन नंबर 1 पे H राइट साइड में है, दैट मीन्स नीचे, OH ऊपर। OH राइट साइड में है, नीचे। H राइट साइड में है, नीचे। OH राइट साइड में है, नीचे। CH2OH को ऊपर ही बनाते हैं, यहाँ H। इधर पे देखो, OH राइट साइड में है, नीचे। फिर OH राइट में है, नीचे। फिर H राइट में है, फिर OH राइट में है। ये स्ट्रक्चर बन गया था। अब जब बारी आती है कि इस स्ट्रक्चर का हम नाम लिख दें, तो देखो इस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या लिखा था, क्योंकि ये बीटा स्ट्रक्चर है। अब बीटा को थोड़ा पहचानने का तरीका समझ लेना। बीटा को पहचानने का तरीका क्या होता है, जो कार्बन नंबर 1 पर जो OH है और कार्बन नंबर 2 पर जो OH है वो ऑपोजिट है, तो इसको बोलेंगे बीटा। नाम हो जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस स्ट्रक्चर, और इसका नाम हो जाएगा, यहाँ देखो कार्बन नंबर 1 पर जो OH है, कार्बन नंबर 2 पर OH है, वो सेम साइड में है, इसको बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस। तो बच्चों आपने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स देख लिए। आपको मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया, आपको मैंने फिशर प्रोजेक्शन भी बना के दिखा दिया, आपको मैंने हॉवर्थ प्रोजेक्शन, जिसको आप पायरेनोस स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ये भी बना के दिखा दिया। अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स पता हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब मैं बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम स्लॉट बड़ा सीमित है और उस सीमित समय में ही हमें चीज़ों को कवर करनी है। तो अब ये बने बनाए स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाता चलूंगा, ध्यान से समझिएगा। ये कार्बन की जो पोजीशनिंग है उसको ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन नंबर पोजीशन है, ये इसको पोजीशन नंबर क्या कहते हैं, इसको अपन लोग पोजीशन नंबर कहते हैं 1, और इसको बोलते हैं पोजीशन नंबर 4। ये कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर क्या है, 4 है। तो इसको अपन लोगों को ध्यान रखना है कि पोजीशन कौन सी है, क्योंकि अभी हम जब अटैच करेंगे इनको आपस में तब पोजीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है और इसके पहले जो स्ट्रक्चर वो मैंने बनाया वो फ्रक्टोज का है। आप फ्रक्टोज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और एक स्क्रीनशॉट आप ले लो ग्लूकोज का। इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करिएगा, खुद से बनाइएगा। जब आपको बनाना आ जाए तब आपको आगे की चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। तो फिलहाल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब बच्चों इस फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में एक इंटरेस्टिंग बात देखने की है। देखो अगर फ्रक्टोज को हम देखें तो इसमें कीटोन ग्रुप होता है, और आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट को ब्लैक कलर के सिल्वर मिरर में रिड्यूस कर देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन को रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस कर देते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है? ये आपने पढ़ा हुआ है
फेलिंग और टॉलेंस टेस्ट में जो कि एल्डिहाइड देते हैं। जनरली कीटोन की रिएक्शन नहीं होती है किसके साथ, ना फेलिंग के साथ ना टॉलेंस के साथ, मगर यहाँ फ्रक्टोज है, इसमें कीटोन है, मगर फिर भी ये टॉलेंस को रिड्यूस कर देता है ब्लैक कलर सिल्वर मिरर में, फेलिंग को रिड्यूस कर देता है रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न क्या दिया गया कि ये कीटोन प्योरली कीटोन तो है, ठीक है, बट इसमें अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ध्यान से समझिएगा, सभी कीटोन टॉलेंस फेलिंग के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर कीटोन किस टाइप के हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ध्यान से सुनना, कीटोन कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कीटोन की जो अल्फा पोजीशन है उस पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो आप देखो ये कीटोन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंस ऑफ फेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं, टॉलेंस को ब्लैक कलर सिल्वर मिरर में और जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसको रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस कर देते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए और वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है, देखो लिखा हुआ है कीटोन्स डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ा हुआ है। आगे इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स गिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट बिकॉज दे कैन कन्वर्ट इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अंडर बेसिक कंडीशन। तो जैसे ही बेसिक कंडीशन मिलती है, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है वो इनोलाइज हो जाता है, मतलब इसकी टॉटोमेरिज्म टाइप की देखने के लिए मिलती है और हमको जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में ये इनोलाइज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। और आप खुद देखो, था तो ये कीटोन मगर बेसिक कंडीशन में ये कन्वर्ट हो गया, देखो एल्डिहाइडिक टाइप के ग्रुप में, भले इनोलाइज हो गया और तब जाकर के ये टॉलेंस और फेलिंग के साथ रिएक्शन को देने लगता है। इसलिए फ्रक्टोज जो है वो टॉलेंस को रिड्यूस कर देता है, टॉलेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। याद रखिएगा, भले इसमें कीटो ग्रुप है मगर ये कीटो ग्रुप कौन सा कीटो ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप है, जो कि टॉटोमराइज हो जाता है और टॉटोमराइज होने के बाद इनोलाइज फॉर्म में ये एल्डिहाइड ग्रुप डेवलप कर लेता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में ये टॉटोमराइज हो जाता है और इस वजह से ये टॉलेंस फेलिंग के साथ रिएक्शन को शो करता है। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, कीटोन में देखो ये हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसमें कीटोन ग्रुप है और इसकी ये जो पोजीशन है अल्फा पोजीशन है जिस पर OH ग्रुप है, दैट मीन्स ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो जो हमारा फ्रक्टोज है वो कैसा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, गिव्स टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। सिमिलरली फ्रक्टोज will give tolerance and filling test which is alpha hydroxy ketone। जिस तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो हैं वो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं, उसी तरह से फ्रक्टोज भी हमारा टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये भी एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की कैटेगरी में आता है। अब देखते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं और जो नहीं करते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। यही लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैट डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ दोबारा से आप देख सकते हो कि कौन रिड्यूसिंग है और कौन रिड्यूसिंग नहीं है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। फ्रक्टोज जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। क्यों रिड्यूस करते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन होता है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस, ये चीज़ है। तो जो फ्रक्टोज है बेसिकली वो तो कीटोन ग्रुप को कंसिस्ट करता है और कीटोन ग्रुप होने की वजह से टॉलेंस फेलिंग को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, मगर ये कीटोन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है और अभी हाल हमने बताया कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है उसमें इनोलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, टॉटोमराइजेशन देखने के लिए मिलता है और वो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में टॉटोमराइज हो जाते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप डेवलप होने की वजह से वो टॉलेंस फेलिंग के साथ रिएक्शन देते हैं। तो उसका जो आंसर है वो फोर्थ आंसर होगा, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस।
जिस वजह से वो रिएक्शन में टॉलरेंस फेलिंग को रिड्यूस कर पाते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज और गैलेक्टोज। बच्चों मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया। अब देखो मैं चारों स्ट्रक्चर बना देता हूं, ग्लूकोज का भी बना दे रहा हूं, फ्रक्टोज का भी बना दे रहा हूं, मैनोज और गैलेक्टोज चारों के स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं और ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो CHO OH H H OH OH H OH H और लास्ट में हो गया CH2OH। ये मैंने बनाया अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और एक स्ट्रक्चर और बना दे रहा हूं फ्रक्टोज का, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं ये सब ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं एक्चुअली मैंने यहाँ अल्फा गलत लिख दिया, ये एक्चुअली डी ग्लूकोज है, तो ओपन चेन बना रहा है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा डी माइनस फ्रक्टोज। तो देखो आपने टोटल 4 स्ट्रक्चर्स बना के देख लिए। ये ग्लूकोज का है, ये फ्रक्टोज का है। अभी 2 स्ट्रक्चर मैंने और बना दिए, मैनोज का और गैलेक्टोज का। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हम आपको बता रहे हैं। ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, CHO है, केवल डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है कार्बन नंबर 2 पर। देखो कार्बन नंबर 2 का डिफरेंस देखो, OH राइट में है, H लेफ्ट में है, और यहां पर OH लेफ्ट में है, H राइट में। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, केवल और केवल कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंस है। तो अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बारे में बोलें कि दे आर C2 एपीमर, दे आर C2 एपीमर। C2 एपीमर का मतलब है कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, OH के कॉन्फ़िगरेशन का, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, तो C2 एपीमर हमें कहना चाहिए। अब अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखते हैं, किसको, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अगर हम देखते हैं, तो आप देखो डिफरेंस कहां पर है, 4 नंबर पर। देखो चेक कर लो आप, तो 2 3 4, ये 4 नंबर है, ये आपका 4 नंबर है। इस 4 नंबर पर OH कहां है, राइट में, H लेफ्ट में, और यहां देखो ये 1 2 3 4, देखो 2 नंबर पर सेम है मगर 4 नंबर पर डिफरेंस है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अपन लोग क्या कह सकते हैं, दे आर C4 एपीमर। इसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, C4 एपीमर। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो अलग ही है, उसमें तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिल रही है। तो आई थिंक आप लोगों ने ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज में अंतर समझ में आ रहा होगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दोबारा बना दो और कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप बदल दो तो बन जाता है मैनोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दोबारा बना दो और कार्बन नंबर 4 पर OH ग्रुप बदल दो तो बन जाता है गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम आपसे पूछें गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर बनाओ तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आप गैलेक्टोज के बना सकते हो। अगर हम पूछें मैनोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ तो आप मैनोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप खुद से देख लो, आप खुद से देख लो। मैं जो आपको बता चुका हूं वही स्ट्रक्चर्स यहां पर आपको बना दे रहा हूं। देखो देखो ये देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, कार्बन नंबर 2 सॉरी गैलेक्टोज की बात कर रहे हैं ना,
तो गैलेक्टोज में एक कार्बन में कोई दिक्कत नहीं, दो में कोई दिक्कत नहीं, तीन में कोई दिक्कत नहीं, चार में, ये जो चार का जो OH है इसको हम हटा दे रहे हैं, और जो चार का OH ग्रुप हमने हटाया है इसकी जगह पर अब हम OH को लिख रहे हैं ऊपर की तरफ और H लिख रहे हैं नीचे की तरफ। ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन नंबर 4 में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, केवल कार्बन नंबर 4 में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गैलेक्टोज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलेक्टोज। ये किसका स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। तो बच्चों गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ेगी, उस स्ट्रक्चर में ध्यान रखना। OH ग्रुप नीचे की तरफ होता है ग्लूकोज में 4 नंबर पर, और OH ग्रुप जब ऊपर की तरफ हो जाएगा 4 नंबर में तो वो ग्लूकोज की जगह क्या कहलाएगा, गैलेक्टोज कहलाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप सीख लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप देख सकते हो कि ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। कर लोगे। अब अगर कार्बन का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अलग हो तो उसको हम बोलते हैं एपीमर, और स्पेशली जब एपीमर कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस हो तो उसको C1 एपीमर ना कह करके हम एनोमर्स कहते हैं। कार्बन नंबर 2, 3, 4 में तो एपीमर ही नाम चलेगा, C2 एपीमर, C3 एपीमर, C4 एपीमर। तो ग्लूकोज और जो मैनोस हैं वो C2 एपीमर हैं, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं वो C4 एपीमर हैं, और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो एनोमर्स होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपको कितनी चीज़ समझ में आ गई है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, अभी स्ट्रक्चर्स को हम बाद में देखेंगे, पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। स्टेटमेंट में पूछा गया है 1 and 2 आर C4 एपीमर, 2 and 3 आर C2 एपीमर, C2 एपीमर, C3 एपीमर, C4 एपीमर, C3 एपीमर, C2 एपीमर, C4 एपीमर। आपको एपीमर चेक करना है पिछले दिए गए स्ट्रक्चर्स में। आपको क्या चेक करना है, एपीमर चेक करना है। तो थोड़ा चेक करो, देखो CHO 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 सेम है। अब देखो कार्बन नंबर, ये 2 नंबर कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 6 है। अब देखो इधर H है, इधर OH है, मतलब H और OH की पोजीशन पलट गई। देखो बाकी सेम है, देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, केवल कहां पोजीशन बदल रही है, 2 नंबर पर बदल रही है। यहां H है और यहां पर क्या है, OH है। तो 1 and 2 आर C2 एपीमर, इसको क्या बोलेंगे, C2 एपीमर। सॉरी मैं थोड़ा सा एक चीज गलत लिख रहा हूं, सही कर दे रहा हूं। एक्चुअली मैं स्पेलिंग में ए लिख दे रहा हूं, उसको मैं ई से स्टार्ट करना चाहिए, एपीमर। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो 1 and 2 आर C2 एपीमर होंगे। अब अगर हम 2 और 3 को चेक करें तो देखो CHO CHO OH OH, 2 और 3 में तो बहुत सारा चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, नहीं बहुत सारा चेंजेस नहीं है, देखो हाँ सही है, चेक कर रहा हूं मैं, पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूं तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो ये OH का पोजीशन, ये OH का पोजीशन सेम है, ये H का पोजीशन, ये H का पोजीशन सेम है। यहां देखो OH दिख रहा है और यहां क्या दिख रहा है, H, तो ये पोजीशन आपका सेम नहीं है। कौन सा, कार्बन नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन नंबर 4 में डिफरेंस आ रहा है। 5 का पोजीशन आपका सेम है, केवल पोजीशन नंबर कहां पर डिफरेंस आ रहा है, पोजीशन नंबर 4 में डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम इसको लिखें, हम इसको लिखें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 and 3 आर C4 एपीमर। 2 and 3 आर C4 एपीमर, तो ये C4 एपीमर की कैटेगरी में जाएंगे। तो आप देख लो 1 2
C2 एपीमर है, 2 3 C4 एपीमर है। देख लो 1 2 C2 एपीमर है एंड 2 3 C4 एपीमर है। ये 1 2 आर C2 एपीमर एंड 2 3 आर C4 एपीमर। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी आंसर, हमारा आंसर होना चाहिए डी। बाकी 3 आंसर गलत हैं। आप चेक कर सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वैसे उम्मीद है कि डाउट इसमें नहीं होगा, बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। देख लो ये पहला, दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पहले दूसरे में देखो 2 नंबर पर डिफरेंस है तो C2 एपीमर है, और दूसरे तीसरे में देखो तो 4 नंबर पर डिफरेंस है तो ये C4 एपीमर है। तो 1 and 2 आर C2 एपीमर एंड 2 and 3 आर C4 एपीमर, हेंस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। कर लोगे इसे बच्चों, हो जाएगा। ध्यान से समझो बच्चों, हर एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा, इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय इसमें लगेगा। और अगर आपको समय के प्रभाव को थोड़ा कम करना है तो बस यही तरीका है, मैंने आपको बना बना के दिखा दिए हैं, बट प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। चलो क्या देखते हैं। तो आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आपने क्या क्या चीज़ सीख ली। आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सीख लिया, आपने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर सीख लिया। अब आपको स्ट्रक्चर सीखने हैं किसके, सुक्रोज के, माल्टोज के, लैक्टोज के, फिर स्टार्च के, सेलुलोज के और ग्लाइकोजन के। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है वो सुक्रोज का होता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइसैकेराइड की। चूंकि आपको बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो होते हैं मोनोसैकेराइड, ये इटसेल्फ स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में रहते हैं, इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ये जो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हैं ये डाइसैकेराइड होते हैं, मतलब इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसैकेराइड के, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसैकेराइड के, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। तो हम देखते हैं कि अगर हमें सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कौन से 2 मोनोसैकेराइड हैं जो जुड़े रहते हैं, क्योंकि 2 मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर हम बना लेंगे और उनको जोड़ देंगे आपस में तो स्ट्रक्चर बन जाएगा सुक्रोज का। इसी तरह से 2 मोनोसैकेराइड कौन से हैं उन्हें हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा माल्टोज का स्ट्रक्चर, और लैक्टोज का बनाने के लिए भी 2 मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स को बना लेंगे और जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्ट्रक्चर लैक्टोज का। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के जो स्ट्रक्चर हैं उसको हम तभी बना पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि वो किन मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने हुए हैं। तो मोनोसैकेराइड्स या तो ग्लूकोज होंगे या फ्रक्टोज होगा या गैलेक्टोज होगा, कुछ भी होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जोड़ना भर है, और जोड़ने से आपके ये 3 स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाएंगे, सुक्रोज का, माल्टोज का और लैक्टोज का। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमने जो आपको सिखाना है वो आप सीखिए कि जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं इनका आप एसिड हाइड्रोलाइज कराओ या एंजाइम हाइड्रोलिसिस कराओ तो आपको 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। वो 2 मोनोसैकेराइड अलग अलग हो सकते हैं, ए और बी हो सकता है, या वो दोनों मोनोसैकेराइड एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमको एक मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रक्टोज। याद रख लो बच्चों, एक मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रक्टोज। अब कौन सा ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज तो 2 होते हैं, अल्फा डी या बीटा डी, फ्रक्टोज भी 2 होते हैं, अल्फा डी या बीटा डी। तो अभी हम बात करते हैं, अभी हम जितना आपको याद करा रहे हैं उसको आप याद करिए कि जो सुक्रोज होता है उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। इसी तरह से चलो अब आ ही गया है तो इसको देख लो आप। ग्लूकोज कौन सा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा होता है, बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ना कहाँ है, तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इस्तेमाल होगा और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 इस्तेमाल होगा। इनके बीच में आपस में जब जुड़ाव होगा तो इसको बोलेंगे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो एक ईथर टाइप लिंकेज बनेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बाद हमारा सुक्रोज का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों अपन लोगों को क्या याद रखना है, अपन लोगों को याद रखना है कि सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ध्यान से समझना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। इनको जोड़ना कहाँ से है,
तो आप बोलोगे कार्बन नंबर 1 इस्तेमाल करना है ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 2 इस्तेमाल करना है फ्रक्टोज का। कार्बन नंबर 1 इस्तेमाल करना है ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 2 इस्तेमाल करना है किसका? फ्रक्टोज का। तो अब आप थोड़ा सा सोचो, अपन लोगों ने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर बनाया था, याद करो, ये स्ट्रक्चर किसका था? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। और ये स्ट्रक्चर किसका था? याद आ रहा है? ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर था, याद आ रहा है? ये देखो, ये कार्बन नंबर मेंशन कर दे रहे हैं हम आपको। ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1 है। ये कार्बन नंबर कौन है? 2 है। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब अपन लोगों को क्या चाहिए? अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए। तो अल्फा डी ग्लूकोज में क्या बताया था? OH ग्रुप, OH ग्रुप सेम होंगे, यही होगा ना। यहां क्या होगा? H H फिर OH H OH H CH2OH और H। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये बन गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखो ये OH सेम है, ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब बताओ बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में हमने क्या बनाया था? बीटा डी फ्रक्टोज में हमने क्या बनाया था? बीटा डी फ्रक्टोज में बनाया था कि ये जो CH2OH है और जो OH है दैट शुड बी अपोजिट, अपोजिट होना चाहिए। अब यहां क्या हो जाएगा? OH H OH H CH2OH और यहां हो जाएगा H। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया था? बीटा डी फ्रक्टोज का। अब बीटा डी फ्रक्टोज में नंबरिंग की बात करें तो ये कार्बन नंबर 2 है। अब ध्यान से समझो, हमें कार्बन नंबर 1 लेना है ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 2 लेना है फ्रक्टोज का। मतलब इस स्ट्रक्चर को, ये जो 2 नंबर उस कोने में है, हमें 2 नंबर को इस कोने में लाना है। तो हम इसको क्या करेंगे? रिंग को फ्लिप करेंगे। जब फ्लिप करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। फ्लिप करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज जरा सा होगा, कुछ नहीं होगा। जो ग्रुप ऊपर थे वो ग्रुप नीचे हो जाएंगे, जो ग्रुप नीचे थे वो ग्रुप ऊपर हो जाएंगे। तो देखो ये हो गया अब हमारा कार्बन नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब देखो OH ग्रुप कहां पर था? नीचे था। तो अब ये OH ग्रुप कहां हो जाएगा? ऊपर। नीचे क्या हो जाएगा? CH2OH। अगले वाले में नीचे था, ऊपर, और अगले वाले में ऊपर था तो नीचे, और अगले वाले में ऊपर था तो नीचे। ये सारे के सारे ग्रुप हमने पलट दिए। अब पलटने के बाद अपन को क्या करना है? पलटने के बाद अपन को क्या करना है? ये जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 2 का जो OH ग्रुप है, इनको रिप्लेस करके, मतलब H2O निकाल देना है। तो एक इस तरह का लिंकेज डेवलप हो जाएगा। ये ईथर टाइप लिंकेज आ जाएगा, जिसको अपन लोग बोलते हैं अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको बोलेंगे अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जो ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, यही स्ट्रक्चर होता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में अपन लोगों को क्या करना है? अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है। बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने से जो ग्रुप नीचे थे वो ऊपर हो जाएंगे, जो ऊपर ग्रुप थे वो नीचे हो जाएंगे। और फ्लिप करने के बाद कार्बन नंबर 1 का OH और कार्बन नंबर 2 का OH आपस में हटा देना है और बीच में एक ईथर टाइप लिंकेज डेवलप कर देना है, जिसे हम अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और इस तरह से हमारा सुक्रोज का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये जो चीज़ मैंने यहाँ बताई है वही चीज़ अगली स्लाइड में आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। देखो ये स्ट्रक्चर किसका है? अल्फा डी ग्लूकोज का। चेक कर लो, ये OH ग्रुप नीचे है, ये OH ग्रुप नीचे है, दोनों सेम साइड ग्रुप हैं। बाकी तो पता ही है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का है। ये बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, जिसको फ्लिप कर दिया है। देखो 2 नंबर यहां आ गया, तो OH ग्रुप, जस्ट अ मिनट, मैं आपको पहले बता दूं, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है मैं उसी क्रम में आगे बढ़ूंगा। चलिए, स्लाइड्स तो एक अलग ही चर्चा की चीजें हैं। ये देखो, ये देखो बीटा डी फ्रक्टोज में ये स्ट्रक्चर था। बीटा डी फ्रक्टोज में CH2OH नीचे था और OH ग्रुप ऊपर था।
ये देखो, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको पिछले वाले स्ट्रक्चर में गलत बना दिया है, इसको देख लो। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत हो गया, मैं उसको सही कर दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर्स को हटा दे रहा हूँ, यहीं पे सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे है स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो बीटा डी फ्रक्टोज था उसका स्ट्रक्चर ये था, ये स्ट्रक्चर था बीटा डी फ्रक्टोज का, मैं गलत बना गया था बच्चों। यही कह रहा हूँ मैं, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी जब तक नहीं करोगे आप, तब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी। आपको देखने में लगेगा कि हाँ बढ़िया है, समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली गलती हो जाती है। ये रहता है स्ट्रक्चर, ये कार्बन नंबर 2 रहता है, ये OH CH2OH, OH H OH H, ये रहता है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को मैंने बना के दिखाया था, इसको बोलते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। इसमें ये कार्बन नंबर है 2, हमें कार्बन नंबर 1 को जोड़ना है 2 से, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। और जब फ्लिप करेंगे तो जो ग्रुप नीचे होगा, ऊपर को होगा, वो नीचे हो जाएगा। इस तरह से ये ग्रुप, हर ग्रुप पलट गया, ईच एंड एवरी ग्रुप पलट गया। और H2O निकलने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो ये दिखाई देगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये किसका बन गया, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन गया। तो आपको सुक्रोज के स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अल्फा डी ग्लूकोज को और बीटा डी फ्रक्टोज को जोड़ देना है। और जोड़ना कहाँ से है, ग्लूकोज का 1 और फ्रक्टोज का 4, सॉरी फ्रक्टोज का 2। तो इसको बोलेंगे सुक्रोज का स्ट्रक्चर, आप याद रखिएगा। अब सुक्रोज के बाद सुक्रोज के ही स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देखो, ये जो कार्बन है इसमें कोई भी फ्री OH ग्रुप नहीं होता है एनोमेरिक कार्बन पर। इस कार्बन पर कोई भी फ्री OH ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आने का मतलब समझ गए होंगे कि ना तो ये टॉलेंस के साथ सिल्वर मिरर बनाता है और ना फेलिंग को आपका फेलिंग सॉल्यूशन को आपको रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस करता है। तो ये सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पर कोई भी फ्री OH ग्रुप नहीं पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करने का बढ़िया तरीका है। रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करने का तरीका है कि अगर हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो रिड्यूसिंग शुगर्स है, और एसिटल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। इसको कैसे चेक करते हैं अपन लोग, तो कार्बन पर 3 चीज़ें चेक करो। कार्बन पर 3 चीज़ें चेक करो। कौन कौन सी चीज़ें चेक करो कि आपके पास एक एल्कोक्सी टाइप ग्रुप होना चाहिए, एक एल्किल ग्रुप होना चाहिए, और एक ग्रुप अगर एल्कोहल है, ध्यान से समझना, अगर एल्कोहलिक टाइप का ग्रुप है तब तो ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा और रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में जाएगा। अब यहाँ देखो, एक एल्किल ग्रुप है, एक एल्कोक्सी टाइप ग्रुप है, और यहाँ पर OH ग्रुप ना होकर के ये एल्कोक्सी टाइप ग्रुप आ गया है, तो ये एसिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। और एसिटल स्ट्रक्चर जब भी रहता है तो वो नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देता है, दैट मीन्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में जाएगा। तो आपको चेक करने का बढ़िया तरीका है कि कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ देखो, इस कार्बन में एक तरफ एल्किल ग्रुप है, ठीक है, एक तरफ आपका ये ईथर टाइप लिंकेज है, इधर भी ईथर टाइप लिंकेज है, मगर यहाँ पर फ्री OH ग्रुप ना होकर के एल्किल ग्रुप टाइप का आ गया है, तो यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में ये चला जाएगा। अभी देखते हैं और स्ट्रक्चर सिखाएंगे तब हम आपको ये चीज़ रिपीट करके बताएंगे। फिलहाल देखो, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन है आपका। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। देखो
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, हैंस आंसर विल बी सी विल बी करेक्ट। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। अब आप केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज मत याद रखिएगा, ग्लूकोज में कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो ऑप्टिकल बिहेवियर की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां देखने के लिए मिलती है। देखो होता क्या है कि जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब जब भी सुक्रोज लिखते हैं तो ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मगर जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो उससे दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ग्लूकोज जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज जो कि लीवो रोटेटरी है। इसमें ग्लूकोज के कंपैरिजन में जो फ्रक्टोज है उसका लीवो रोटेटरी पावर ज़्यादा रहता है, इसलिए ओवरऑल जो रिएक्शन मिक्सचर है, ओवरऑल जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या कहते हैं, सुक्रोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो जो मिक्सचर मिलता है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है उसमें इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है, इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को हम लोग इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। देखो ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ सुक्रोज लिखा है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर बट ऑन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लीवो रोटेटरी। वैसे डेक्स्ट्रो रहता है मगर जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये लीवो रोटेटरी हो जाता है। क्यों, उसको देख सकते हो। सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, प्लस 66.5 होता है, जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है क्योंकि इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको ग्लूकोज मिलता है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.5 डिग्री होता है, और एक मिलता है फ्रक्टोज जिसका जो लीवो रोटेटरी होता है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन माइनस 92.4 डिग्री होता है। क्योंकि देखो माइनस का पावर ज़्यादा है प्लस के कंपैरिजन में, इसलिए जो ओवरऑल मिक्सचर होगा वो लिखा है डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज लेस देन लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। तो ओवरऑल जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी की तरह बिहेव करेगा। तो जब हाइड्रोलिसिस नहीं हुई थी तब सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, अगर जब हाइड्रोलिसिस हो गई तो ये लीवो रोटेटरी हो गया। और इसको हम इसलिए हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो मिक्सचर है उसको हम लोग लीवो रोटेटरी मिक्सचर कहेंगे कि ये जो मिक्सचर है ये ओवरऑल लीवो रोटेटरी मिक्सचर होता है। देख सकते हो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया, जिसका ओवरऑल रिजल्ट ये है कि ये लीवो रोटेटरी मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा, और इस वजह से हम उस मिक्सचर को हम लोग इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। लिखा है हेंस सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। क्यों कहते हैं इन्वर्ट शुगर, अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा। हाइड्रोलिसिस ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन दैट इज प्लस टू माइनस, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए इसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। हनी बीज हैव इन्वर्टेज एंजाइम, सो हनी दे प्रोड्यूस इज अ मिक्सचर ऑफ सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हनी होता है, जो वो हनी डिज़ाइन करती हैं, वो बेसिकली आपका मिक्सचर होता है। सुक्रोज तो उसमें होता ही है, बट चूंकि इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी ब्रेक डाउन हो जाता है। इस वजह से जो हनी है वो मिक्सचर है सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। क्लियर है? चलो कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हैं आपको याद रहनी चाहिए। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं माल्टोज के स्ट्रक्चर की। माल्टोज के स्ट्रक्चर को सीखना है तो क्या देखना है कि माल्टोज के हाइड्रोलिसिस करने पर आपको अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। अब अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप बना चुके हो, आपको अच्छे से आता है। अब अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप 2 बार बना दो और कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 4 से अटैच कर दो। ध्यान से समझना, कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 4 से अटैच कर दो। देखो अल्फा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे, कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 4 से अटैच कर देंगे। तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना है, अल्फा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना है, ये कार्बन नंबर कहलाता है 1 और ये वाला कार्बन नंबर कहलाता है 1, तो ये कहलाएगा 4। तो कार्बन नंबर 1 और 4 का OH ग्रुप हटा करके H2O रिमूव करने के बाद एक ईथर टाइप लिंकेज डेवलप कर दो, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे किसका स्ट्रक्चर? माल्टोज का स्ट्रक्चर। और माल्टोज में भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने के लिए मिलता है। और कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसमें
दोनों ही मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज के रहते हैं। उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का था, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज का 1 और बीटा डी फ्रक्टोज का 2, इसलिए वहां फ्लिप वगैरह करना पड़ा था। यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज ही 2 बार लेना है, कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 4 से अटैच करना है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका स्ट्रक्चर होगा, माल्टोज का स्ट्रक्चर होगा। हमें लगता है कि माल्टोज के स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बना करके देख लीजिएगा। अब माल्टोज के बाद हम बात करते हैं, ये तो कार्बन होते नहीं है तो आपको पहले से भी पता है, ठीक है। अब माल्टोज के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखते हैं कि माल्टोज जो है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों, ये वाला कार्बन चेक करो, इसमें देखो एक एल्किल ग्रुप है, एक ईथर टाइप ग्रुप है, और ये देखो OH ग्रुप है। तो ये एनोमेरिक कार्बन पर फ्री OH ग्रुप पाया जा रहा है, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। जो माल्टोज होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, दैट मीन्स टॉलेंस को ब्लैक कलर के सिल्वर मिरर में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं, हम लैक्टोज को सीखते हैं, लैक्टोज के स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं। लैक्टोज के स्ट्रक्चर्स में हम अगर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। तो अपन लोगों को क्या करना है, बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है, बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, और कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच कर देना है। देखो, कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 4 से अटैच करना है। इस बार कार्बन नंबर 1 किसका है, गैलेक्टोज का, और 4 नंबर कार्बन किसका है, ग्लूकोज का। तो कार्बन नंबर 1 गैलेक्टोज को और कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज को जब हम जोड़ेंगे तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर बनेगा किसका, लैक्टोज का। देखो, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, आपको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सॉरी ग्लूकोज कह रहा हूँ, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। मैंने गैलेक्टोज के बारे में क्या सिखाया था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखो पूरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, केवल 4 नंबर में ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो जिसको हम 4th नंबर कार्बन कह रहे हैं, इसमें OH ग्रुप देखो राइट साइड में कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर हो गया गैलेक्टोज का। अगर OH ग्रुप हम लेफ्ट में कर देते तो ये स्ट्रक्चर होता ग्लूकोज का। तो आपने गैलेक्टोज का जब साइक्लिक फॉर्म बनाओगे तो देखो इस तरह से बनेगा, अल्फा गैलेक्टोज और ये बनेगा बीटा डी गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज स्ट्रक्चर्स को आप बना लो, ये आपका गैलेक्टोज स्ट्रक्चर है जो कि 4 नंबर कार्बन पर डिफरेंस होता है, इसलिए इसको C4 एपीमर कहते हैं। गैलेक्टोज का आपको OH लेना है कार्बन नंबर 1 का, और ग्लूकोज का OH लेना है कार्बन नंबर 4 का। इनके बीच में आप ईथर लिंकेज टाइप डेवलप कर दो। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, OH ग्रुप एट 4th नंबर कार्बन। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो 4th नंबर में देखने के लिए मिलता है। आपको क्या करना है, गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 लेना है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 लेना है, और दोनों OH ग्रुप को रिमूव करके ईथर लिंकेज डेवलप कर देना है। और ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर किसका होगा, ये देखो कार्बन नंबर 1 का OH और कार्बन नंबर 4 का OH रिमूव कर दिया H2O, और रिमूव करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे किसका स्ट्रक्चर है, ये लैक्टोज का। तो बच्चों आपने सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखा, आपने माल्टोज का स्ट्रक्चर देखा, और आपने लैक्टोज का स्ट्रक्चर देखा। ओवरऑल डिसीजन क्या है, उसकी समरी क्या है, आपने कहा सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज 1-2 पोजीशन से जुड़ेंगे। 1 नंबर होगा ग्लूकोज का और 2 नंबर होगा फ्रक्टोज का। आपने माल्टोज में क्या सीखा, अल्फा डी ग्लूकोज आपस में ही जुड़ेंगे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 से, चूंकि दोनों ग्लूकोज हैं, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज हैं, तो कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं। मगर जैसे ही हम लोग कहाँ पर आते हैं, हम लोग आते हैं लैक्टोज पर, तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ करनी है, हमें वहाँ पर चाहिए बीटा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज, और जोड़ना किससे है, गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपको आपस में जोड़ना है, और इससे स्ट्रक्चर बनेगा लैक्टोज का। तो जो स्ट्रक्चर्स बनेगा उसमें ये जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन नहीं इंडिकेट हैं, ये तो आपको पहले ही पता है, ठीक है। ये इसकी समरी है, इस समरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट डालिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए लिख के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो समरी क्या है, सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से, इसमें जुड़ता कौन है, ग्लूकोज का 1 और फ्रक्टोज का 2, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ेगा, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन पर फ्री OH ग्रुप नहीं पाया जाता है। माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 से जुड़ेगा, ये रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आता है।
लैक्टोज जो होता है वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़ेगा, जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आता है। आप बढ़िया तरीके से इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, लिख के देखिए। ये आपकी समरी है, और इस समरी के बाद अब आपको ना तो सुक्रोज में, ना माल्टोज में, ना लैक्टोज में किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स में दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से आपके डाइसैकेराइड्स के तीनों स्ट्रक्चर्स हमने कवर कर दिए। आप एक और समरी देख सकते हैं। माल्टोज से ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा, और लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनता है वो आप देख सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड जो है उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे, 10 से ज़्यादा मिलेंगे, बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स में स्पेशली 2 आपको पढ़ने हैं। एक का नाम है स्टार्च, दूसरे का नाम है सेलुलोज। जब हम स्टार्च के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज कराते हैं, हमें पता तो चले कि जो पॉलीसैकेराइड है वो बना किससे मिलके है। तो स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। देखो, स्टार्च का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। कौन सा मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ने के बाद एक जो बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हमें क्या कहना चाहिए? स्टार्च। और ऐसा होता भी है, मगर एक्चुअली जब हम स्टार्च का ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्टार्च में 2 तरह के कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं। एक कंपोनेंट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज, और दूसरा कंपोनेंट होता है जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं एमिलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमिलोपेक्टिन मिला करके मौजूद रहता है स्टार्च में। और एमाइलोज को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, और एमिलोपेक्टिन को भी अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो भी अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। बट अंतर केवल स्ट्रक्चर का रहता है। एमाइलोज में एक सीधी चेन बनती चली जाती है अल्फा डी ग्लूकोज की, जिसको हम बोलते हैं एमाइलोज, वाटर सॉल्युबल होता है। और एमिलोपेक्टिन में सीधी चेन तो बनती ही है, मगर एक चेन दूसरी चेन से भी अटैच हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिलोपेक्टिन। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अपन लोगों को केवल इतना याद रखना है कि जो स्टार्च है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, प्रकृति ने दिया हुआ है, पॉलीमरिक फॉर्म है, और वो बनता किससे है? अल्फा डी ग्लूकोज के। स्टार्च का जो वाटर सॉल्युबल पार्ट है वो कौन सा है? एमाइलोज। और जो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है वो कौन सा है? एमिलोपेक्टिन। एमाइलोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सीधी चेन टाइप स्ट्रक्चर होती है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं। C1 C4 से जुड़ेगा, C1 C4 से जुड़ेगा, C1 C4 से जुड़ेगा, और आपका एमाइलोज तैयार हो जाएगा। C1 C4 से जुड़ेगा, और जो C4 है वो C6 से जुड़ेगा। इस तरह से जो स्ट्रक्चर जिसमें क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन टाइप का देखने के लिए मिलेगा, वो स्ट्रक्चर किसका बनेगा? एमिलोपेक्टिन का बनेगा। तो आपने देखा कि स्टार्च के 2 हिस्से होते हैं, एमाइलोज और एमिलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमिलोपेक्टिन के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च कराया, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से अल्फा डी ग्लूकोज मिला। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट है एमाइलोज, दूसरे कंपोनेंट का नाम है एमिलोपेक्टिन। अब देखो, जो एमाइलोज रहता है वो अनब्रांच्ड चेन होता है, इसमें सीधी चेन रहती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, और उसमें 200 से 1000 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। और जुड़ते कहाँ पर हैं? C1 C4 लिंकेज से जुड़ते हैं। देखो, मतलब C1 रहेगा एक अल्फा डी ग्लूकोज का, और C4 रहेगा दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का। तो इस लिंकेज को बोलते हैं C1 C4 लिंकेज, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, और ये स्ट्रक्चर आपका एमाइलोज का तैयार हो जाएगा। देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, एक कार्बन से OH और चौथे कार्बन से OH को कंबाइन करके एक ईथर टाइप लिंकेज बना दो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दो, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये स्ट्रक्चर में 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ऐसे 100 से 200 से 1000 मॉलिक्यूल तक रहते हैं, वो स्ट्रक्चर रहता है किसका? एमाइलोज का। और इस लिंकेज को बोलते हैं C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। जब हम बात करते हैं ये कार्बन नहीं है, ये तो आपको पहले ही बता चुके हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमिलोपेक्टिन। तो वाटर इनसॉल्युबल, वो इन अलग लिखा हुआ है, वाटर इनसॉल्युबल, सॉरी इनसॉल्युबल मैं गलत लिख दिया,
इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ये ब्रांच्ड चेन इसमें देखने के लिए मिलती हैं। C1C4 लिंकेज तो इसमें है ही, साथ ही साथ C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी देखने के लिए मिलता है। C1C4 लिंकेज कैसे है, ये तो देखो C1C4 लिंकेज है ही। इसमें जो कार्बन नंबर 1 का OH है दूसरी चेन का, देखो ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, और इन चेन के बीच में जो लिंकेज है वो कौन सा है, C1C4। मगर जो एक चेन है उसका 1 नंबर और जो दूसरी चेन है उसका 6 नंबर का OH अगर हट के एक ईथर टाइप लिंकेज बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, तो उसको बोलते हैं C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपको एमिलोपेक्टिन में कौन सा लिंकेज देखने के लिए मिलता है, C1C4 तो रहता ही है, C1C6 लिंकेज भी देखने के लिए मिलता है। और ये डिफरेंस होता है एमाइलोस और एमिलोपेक्टिन में। बच्चों याद रखना, एमाइलोस माइनर कंपोनेंट होता है, स्टार्च में मात्र 15 से 20% पाया जाता है, और यही कंपोनेंट है जो वाटर सॉल्युबल होता है। इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है या अनब्रांच्ड होता है। इसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने के लिए मिलते हैं। और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का मेजर कंपोनेंट है, 80 to 85% देखने के लिए मिलता है। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ब्रांच चेन के फॉर्म में रहता है। इसमें C1C4 लिंकेज के साथ साथ C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने के लिए मिलता है। ये मेजर डिफरेंस है किसमें, एमाइलोस और एमिलोपेक्टिन में। तो बच्चों आपने देखा स्टार्च का स्ट्रक्चर। अब देखो, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, हमें क्या मिलता है, हमें केवल और केवल ग्लूकोज मिलता है स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से, और ग्लूकोज भी कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। अब दूसरा अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड, तो सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो है अगर हम देखें तो वो प्लांट्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और मिलके बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। ध्यान से समझना, स्टार्च बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, और प्लांट्स में जो सेलुलोज रहता है वो बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। अब सेलुलोज और ऑनवर्ड्स जो कुछ भी बच गया है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बेहतर समझ में आ गई होगी, और आप लोग रिपीट करिए। और एक और क्लास है उसमें मैं एमिनो एसिड्स के बारे में स्विच कर जाऊंगा और इसके आगे टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।